students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying chapter 2 of your civics. In the previous video, we had studied the constitution 5 features. Why constitution, what are the features of the constitution, and now today we will see why do we need a constitution. Constitution की हमें ज़रूरत क्यों होती है. So let's see. The South African example is good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interest. The blank majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic right. The white minority was keen to protect its privileges and property. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, इसको साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. साउथ अफ्रीका में 2 पार्टीज़ थी, एक माइनॉरिटीज़ थी, दूसरा मेजॉरिटी थी. मेजॉरिटी के हिसाब से उन्हें पावर हासिल कर दी गई और उनका जो वो वाइट्स कहलाते थे, तो उनका ध्यान कहाँ पर था, उनका ध्यान प्रिविलेजेस पर था और प्रॉपर्टी पर था. तो इससे उनके बीच में माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने लगे. अब जब कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, बहुत लंबे समय तक नेगोशिएशंस हुए तो दोनों पार्टी के बीच में, उसके बाद दोनों पार्टी कंप्रोमाइज़ के लिए रेडी हुए. तो वाइट जो थे वो एग्री हुए कि जो मेजॉरिटी रूल के जो प्रिंसिपल हैं वह इसके लिए तैयार हो गया कि 1 पर्सन और 1 वोट, मतलब हर एक व्यक्ति होगा तो उसे वोट करने का अधिकार होगा और उसका वोट दूसरे के बराबर होगा, हर एक के वोट का बराबर वैल्यू होगी, इस तरह से. और इसके बाद वो इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गए कि जो पुअर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनके राइट जो हैं वो सभी उनके भी राइट जो है वो अमीर लोगों के राइट की तरह ही होंगे. कंप्रोमाइज़ जो है वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हुए होंगे, ये सारे क्वेश्चन सब दिमाग में आते हैं. हम नोट्स देखेंगे, उनसे हमें शॉर्ट में ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा. तो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द नोट फ्रॉम हियर. व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, चलिए देखते हैं. देयर हैज़ बीन, सबसे पहले तो उसके अगेंस्ट में देख लीजिए. भाई डेमोक्रेसी क्यों है, क्यों भाई, इसके लिए वाई जब क्वेश्चन आता है तो उसके फेवर में भी पॉइंट्स, अगेंस्ट में भी पॉइंट्स आएंगे. तो हम पहले अगेंस्ट में पॉइंट्स देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों ठीक नहीं है. देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल. द चार्जेस आर दैट it creates instability by changing its leaders frequently. Democracy is about power play and political competition. There is no scope for morality. So, many people have to be consulted before any issue is solved. It leads to delay. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to corruption, for it is based on electoral corruption. Ordinary people do not know what is good for them, so decision making should not be left to them. अब देखिए, इसके अगेंस्ट में डेमोक्रेसी जो है यह बहुत सारे लोग जो हैं वो उसे ठीक नहीं मानते हैं और वो कुछ चार्जेस लगाते हैं. वो चार्जेस क्या है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी आ जाती है. जो लीडर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं तो उससे स्टेबिलिटी नहीं रहती. कुछ ऐसे लोग अपना मत देते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में. इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी में है वो पावर जो है उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है पावर को लेकर के. एक इसका डिमेरिट्स है. और जो मॉरलिटी होती है, नैतिकता, उसके लिए कोई स्कोप नहीं बचता. लोग पावर के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी अनैतिक कदम उठाने के लिए वो रेडी रहते हैं. इसी में बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको एग्री करना ज़रूरी होता है किसी एक डिसीज़न के लिए. बहुत सारे इशू हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए
तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन सबको एग्री करना होगा, तो ये जो है ये डिले करवाता है कोई भी डिसीज़न के लिए। इसके साथ साथ जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। एक बार अगर यदि वो पावर में आ जाते हैं, उसके बाद वो जो बेस्ट इंटरेस्ट है पीपल का, लोगों का, उसे जानने की ज़रूरत वो नहीं समझते हैं और यह करप्शन को बढ़ावा देता है। एक तो ये है इसका जो डीमेरिट है, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो नहीं समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो दूसरों पर छोड़ देते हैं। ये है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फेवर में हम देख लेते हैं पॉइंट्स को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी improves the quality of decision making. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Democracy enhances the dignity of citizens. It allows us to correct its own mistakes. जो डेमोक्रेसी होती है वो गवर्नमेंट की हमें एक मोर अकाउंटेबल फॉर्म देती है। मीन्स जो डेमोक्रेसी होती है उसमें गवर्नमेंट जो होती है बहुत अच्छी गवर्नमेंट आती है जो कि जनता के द्वारा चुनी जाती है। डेमोक्रेसी जो होती है वो डिसीजन मेकिंग की पावर को इम्प्रूव कर देती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ये जानते हैं कि यदि हमने जनता की भलाई के काम नहीं किए तो हमें बदल दिया जाएगा अगले इलेक्शन में, इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग जो है वो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं जनता के हित में। वैसे जो होती है बहुत सारे डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को शांत करने के लिए बहुत सारी मेथड्स का यूज़ करती है ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स रहें, विवाद रहें, वो ना हो। डेमोक्रेसी है सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाती है और यह मिस्टेक्स जो है मिस्टेक्स को खुद की मिस्टेक्स को सुधारने का साथ साथ दूसरों की मिस्टेक्स को सुधारने में भी ये अलाउ करती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स को सुधारने का मौका ना दिया जाए। मिस्टेक्स यदि किसी के द्वारा होती हैं तो उन्हें सुधारने का मौका दिया जाता है। तो चिल्ड्रन अब बात आती है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके क्या स्टेप्स है, उसके इस तरह से बना, तो उसको हम शॉर्ट में। तो चिल्ड्रन इसके आगे लिखिए फर्स्ट ड्राफ्ट 1928 देन 1931 मोतीलाल नेहरू एंड 8 लीडर्स डिमांडेड इन द ड्राफ्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सोशल जस्टिस, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब देखिए 1928 में एक पहला ड्राफ्ट दिया गया और उसके बाद 1931 में मोतीलाल नेहरू और 8 लीडर्स थे जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि फ्रेंचाइजी जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे देश में रखिए, आप सोशल जस्टिस रखिए और हमें लिबर्टी और फ्रीडम का अधिकार भी दिया जाए। पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हेल्प्ड इंडियंस इन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। Leaders inspired by French Revolution, British parliamentary system and the Bill of Rights of the US. They also learned what the British were denying Indian citizens. Children, सबसे पहले तो उन्होंने डिमांड रखी। इसके बाद प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थे उसने भारतीयों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में काफ़ी हेल्प की। लीडर्स जो थे वो फ्रेंच के रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे और इसके साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था और यूएस का जो राइट्स का बिल था, इन सब चीज़ों से वो बहुत प्रभावित थे और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाया। और तो चिल्ड्रन हमने देखा कि किस तरह से धीरे धीरे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म हुई और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया। लेकिन अभी तक आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में नहीं लिखा। चलिए लिखिए इलेक्शंस टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946। ये कर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो ओल्डेस्ट मैन थे, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के बाद फिर जो परमानेंट उस वक्त में प्रेसिडेंट जो बनाया गया उस असेंबली का,
वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और बाद में फिर उन्हें हमारे देश का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। और B.R. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि पूरा ड्राफ्ट तैयार करने वाली थी, उस कमेटी के वो चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन फिर 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, और 26 जनवरी 1950 को वह हमारा एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया, उसे हमारे देश पर लागू कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन था कि हमारे देश का अपना संविधान बन चुका था। 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारे देश स्वतंत्र हो चुका था, और अब यहाँ पर हमारे भारतीय लोगों की जो इच्छाएं थी वो चलने वाली थी। हमारे भारतीय लीडर्स राज करने वाले थे, हमारे भारतीय सिटीजन जो थे उनकी इच्छाओं का, अब उनके अधिकारों का, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाने वाला था। और इसके जो मेंबर थे वो सारे हमारे भारतीय थे। एवरी लॉ वॉज डिबेटेड क्लॉज बाय क्लॉज एंड अ कंसेंसस अराइव्ड इट। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हर लॉ, मतलब हर आर्टिकल जो है क्लॉज बाय क्लॉज उसमें धीरे धीरे करके लाया गया। और ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे लाया गया। पूरे देश कम लगभग 60 देशों के संविधान का एनालिसिस किया गया, और उसके बाद उससे ये देखा गया कि वो चीज़ें हमारे देश में सही सेट होंगी कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि दूसरे देश के लिए अच्छी हो तो हमारे देश के लिए भी अच्छी हो, तो वो सब देखने के बाद उसे हमारे देश में वो चीज़ें लागू की गई, हमारे संविधान में इंक्लूड की गई। अब हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह लॉन्गेस्ट है दुनिया का सबसे ज़्यादा, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन, ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। Guiding value of Indian Constitution. The leaders like Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar and Jawaharlal Nehru put forward their views about dream and promises the Constitution makes for the nation. अब जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत अपने एफर्ट्स लगाए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे 299 जो थे, उन्होंने सभी ने मिल करके हमारा संविधान बनाया, जिसमें कि हमारे देश की जो थे उसमें सारे लोगों के सपने थे, प्रोमिसेस थे, उनको सच करने का, हमारे देश की तरक्की का सपना साकार होने वाला था। The preamble of the Constitution speaks about the philosophy on which entire Constitution has been built. It is the soul of the Indian Constitution. अब following are the values mentioned in preamble: sovereignty, socialism, secularism, democratic and republic, नेचर ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें शामिल हैं। इसको लिख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स प्रेसिडेंट। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने तो H.C. मुखर्जी तो थे, वो वाइस प्रेसिडेंट बने, और V.T. कृष्णामाचारी ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट। प्रसाद और G.V. मालवंकर ये अपने काम इनके साथ साथ बाकी लोग भी कर रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे भारत का जो ट्राई कलर तिरंगा है अडॉप्ट कर लिया, इंडियन फ्लैग, जुलाई 22, 1947 को। नेशनल एंथम भी जनवरी 24, 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया, और नेशनल सॉन्ग भी। इसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट चुन लिए गए 24 जनवरी को हमारे भारत के 1950 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतनी इजीली तो बन नहीं गया, इतना ज़्यादा उसको पढ़ना था, और हैंड रिटन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिखना भी था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। फिर लिखिए टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज 60 लाख रुपीज़। और इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन करके तैयार हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बनाया गया, कौन कौन उसमें शामिल था, किस तरह से उसकी फ्रेमिंग हुई, ये सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।